हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी एसएस। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा फ्रैंकफर्ट संसद। क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर अलग से क्वेश्चन आता है कई बार फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर नोट लिखिए। तो आज हम फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर ही चर्चा करेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि चैनल का नाम है इजी एसएस। तो देखते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर होता क्या है, किस तरह से घटनाएं घटित होती हैं, क्या मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया गया प्रयास सफल होता है, असफल होता है, या यहाँ से कुछ अलग ही सिस्टम निकल कर आता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पिछली वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा कि किस तरह से 1830 से 1848 के दौरान फ्रांस व उसके अन्य क्षेत्रों के अंदर विद्रोह होते हैं, चाहे बेल्जियम का विद्रोह हो, चाहे वो यूनानी स्वतंत्रता हो, चाहे रूस द्वारा पोलैंड का विभाजन किया गया हो, ये सारी घटनाएं होती हैं। और मजदूर किसान वर्ग के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह, जहाँ पर फ्रांस के अंदर लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से मजदूर किसान ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विद्रोह किया 1830 से 1848 के दौरान। और इसी के समानांतर जो मध्यम वर्ग था, जहाँ थे आपके वकील, डॉक्टर, शिक्षित वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी लोग, ये भी समानांतर कुछ न कुछ गतिविधियां कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे। और ये भी एक प्रयास करते हैं। जर्मनी की एक जगह फ्रैंकफर्ट नामक जगह, जहाँ पर एक चर्च होता है, सेंट पॉल नामक चर्च होता है, वहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं और इनके द्वारा एक प्रयास किया जाता है कि जो राजा है, राजा की शक्तियों को कम करके उसको एक संविधान दिया जाए, एक संसद के अधीन राजा को लाया जाए, ताकि वो निरंकुश न रहे। तो उसके हम ये कह सकते हैं कि संसद के द्वारा राजा को चलाने का प्रयास किया जाता है फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर। इस तरह से वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक प्रारूप, एक संविधान तैयार करते हैं जो राजा के सामने रखते हैं। क्या राजा स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता है, उसको आज हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट संसद को। सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, जो शब्द है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट क्या था? फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, जर्मनी के अंदर एक जगह है फ्रैंकफर्ट नामक जगह, जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। और संसद का मतलब हम समझते हैं, वर्तमान में अगर हम देखें भारत की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था वो संसद ही है, जहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए मेंबर बैठकर देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कानून या प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसे ही जो अमेरिका है, अमेरिका की जो संस्था है वो सीनेट है, रूस है उसकी ड्यूमा है, इंग्लैंड है उसकी पार्लियामेंट, और हमारी है जो वो संसद है। इसी तरह उन लोगों ने ठीक 18 मई 1848 को ये इत्तेफाक मानिए कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज भी 18 मई 2020 है, और ठीक 172 साल पहले 172 ईयर्स एगो भी उन लोगों ने एक प्रयास किया था राजा को संसद के अधीन लेकर आने का। तो वो लोग ऐसे ही कुछ 831 चुने हुए लोग इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर, उस चर्च के अंदर, और वहाँ एक संविधान का प्रारूप तैयार करने का प्रयास करते हैं, राजा को उसको अंडर लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, 1830 से 1848 के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं वो है मजदूर किसान वर्ग के द्वारा किए गए विद्रोह, जो फ्रांस के अंदर का भी परिवर्तन लाते हैं। लुई फिलिप को वहाँ पर गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है, ये लाइन आपकी लिखी गई है। उसके बाद वहाँ से जब लुई फिलिप चला जाता है तो राष्ट्रीय सभा का शासन आ जाता है, तो वो 21 वर्ष के वयस्क पुरुष को वोट देने का अधिकार देते हैं, जो यहाँ पर केवल पुरुष को दिया जाता है। और ये लोग यहाँ पर गणतंत्र की घोषणा करते हैं कि अब हमारे पास वोट का अधिकार भी आ गया, तो अब हम वोट के द्वारा अपनी सरकार का या अपने शासन का चयन कर सकते हैं। इस तरह की मांग उठने लगती है, केवल फ्रांस के अंदर ही नहीं, बाकी अन्य जो यूरोप के क्षेत्र है, चाहे जर्मनी है, चाहे इटली, चाहे पोलैंड है, वह इसके अलावा अन्य क्षेत्र, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं संविधान की मांग करते हैं लोग। एकीकरण, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बंटे हुए थे वो इकट्ठा होने का प्रयास करते हैं। और एक जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, चाहे नेपोलियन का युग रहा हो, चाहे वियना के संधि रहो, वहाँ पर प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाएगी, उसकी भी यहाँ पर ये लोग मांग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर एक आवाज़ उठती है, हमें संविधान चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण, जो अलग अलग क्षेत्र बंटे हुए हैं हमें इनको इकट्ठा करना है और प्रेस की हमें आज़ादी चाहिए। तो जब ये इस तरह से गरीब मजदूर किसान वर्ग लोग विद्रोह कर रहे थे, तो मध्यम वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, जो आपके व्यापारी है, मजदूर है, व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, शिक्षक वर्ग है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इनके द्वारा एक अलग अलग संगठनों से जो ये लोग आते हैं, सभी मिलकर एक बनाते हैं सराउ जर्मन नेशनल असेंबली।
और यहाँ पर ये लोगों का चुनाव भी करते हैं, जिसमें से 831 लोग चुनकर आते हैं, जो कहीं ना कहीं जर्मन के लिए एक संविधान बनाकर एक राष्ट्र निर्माण की तरफ लेकर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सभी ने मिलकर एक बनाई, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया, वोट के द्वारा गठन किया गया था और 831 मेंबर यहाँ से चुनकर आते हैं। और ये 831 जो प्रतिनिधि है ये चुनकर निर्वाचित हुए सदस्य कहाँ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर जाते हैं, जो जर्मनी के अंदर है, जो एक चर्च है। चर्च के अंदर ये लोग सभी बैठते हैं। 18 मई 1848 को जुलूस के रूप में, क्योंकि ये चुनकर जाते हैं तो जुलूस के रूप में जाते हैं सेंट पॉल नामक चर्च पर, जो फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर है, और बाद में इसको एक संसद का रूप दिया जाता है। यहाँ पर ये एक जर्मन एक राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं और उस संविधान के प्रारूप को ये राजा के सामने रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो जर्मनी है वो स्वतंत्र नहीं था, बहुत सारे क्षेत्रों में बंटा हुआ था, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र पर्सा था, उसके राजा के अधीन जर्मनी कहीं ना कहीं आता था। तो वहाँ के उस समय राजा थे, वो थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उसके सामने इसको संविधान को रखा जाता है और कहा जाता है कि ऐसे शासन व्यवस्था को चलाना है, लेकिन ये इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि राजा की शक्तियों को इसमें कम कर दिया गया था, राजा के लिए इसमें कुछ भी नहीं था। तो जो राजा है फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, जो ये संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जर्मन को एक राष्ट्र बनाने का जो प्रयास किया गया था, इस संविधान को तैयार करके कहाँ ले जाया जाता है, पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ये ताज पहनाने की कोशिश की जाती है कि आप ही वो राजा बनिए जो संसद के अनुसार काम करेगा। लेकिन राजा यहाँ पर देखता मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो वो विरोध कर देता है। और उसका साथ कौन देते हैं? अन्य क्षेत्रों से आए जो राजा, वो भी उसका साथ देते हैं, सेना उसका साथ देती है। और रूढ़िवादी लोग जो चाहते ही नहीं थे कि राजा के अलावा कोई शासन व्यवस्था यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग है, जो ये सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के जो लोग हैं, ये अलग रह जाते हैं। तो इनके बीच में एक गैप हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस तरह से दबाव में, सेना के दबाव के साथ, मतलब सेना के साथ लगकर दबाव में कहीं ना कहीं सर्व जर्मन नेशनल असेंबली जो इन मध्यम वर्ग ने तैयार की थी, उसको भंग कर दिया जाता है। तो होता क्या है, पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को राजा घोषित करने का जो प्रयास किया जाता है उससे इनकार कर देता है और विपक्ष के साथ मिल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि उसको पक्ष में लाने का जो प्रयास था वो राजा ही विपक्ष में चला जाता है। और वो लोग थे जो अन्य क्षेत्रों से आए राजा थे, सेना थी, और रूढ़िवादी लोग जो राजा को ही चाहते थे, उन लोगों के बीच में इस बात को लेकर विरोधाभास हो जाता है। और इस तरह से दबाव में लगाओ या सेना के सहयोग से लगाओ, राजा के द्वारा सर्व जर्मन नेशनल असेंबली है जो, उसको भंग कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब हम यहाँ से यही सीखें कि निम्न वर्ग के जो विद्रोह हैं उनके द्वारा तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है कि फ्रांस के अंदर लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के द्वारा जो एक प्रयास किया गया, सार्थक प्रयास करने की कोशिश थी कि राजा को संसद के अधीन लेकर आए, एक संविधान के अनुसार राजा काम करे, ताकि राजा भी रहे और लोगों की समस्याओं को या एक सिस्टम को सुधार लाकर लागू किया जा सके। कहीं ना कहीं उसका एक प्रयास था और ये असफल हो जाता है। इसके असफल होने के बहुत सारे कारण हैं। क्यों हैं? क्योंकि यूरोप के अन्य क्षेत्र भी नहीं चाहते थे कि इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो या ऐसी कोई शासन व्यवस्था लागू हो जर्मनी के अंदर जो अन्य यूरोप के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या हो। और हो सकता है उनमें से फ्रांस भी नहीं चाहता था। फ्रांस क्यों चाहेगा? क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। पर्सा, जहाँ के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, वो भी क्यों चाहेगा कि जर्मनी का इस तरह से शासन व्यवस्था लागू हो। डेनमार्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अधीन आते थे जर्मनी के, वो भी क्यों चाहेगा कि जर्मनी के अंदर इस तरह की शासन व्यवस्था हो। तो हम हो सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर इस व्यवस्था को कायम करने से रोक रहे थे। लेकिन इसके अलावा इन लोगों की भी कुछ कमियां रही, वो भी हम जिक्र करेंगे। इनकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि यहाँ पर जो मजदूर किसान वर्ग की आवाज़ को उठा नहीं सके। ठीक है, उन्होंने आंदोलन के द्वारा अपनी समस्याओं को सामने रखा, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर उनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा जितनी भी राजनीतिक सामाजिक जो भी संगठन बने, जहाँ पर मीटिंग हुई, उनमें हर जगह महिलाओं ने अपनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाई। लेकिन जब यहाँ पर वोट देने की बात आई महिलाओं को, या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भाग लेने की बात आई, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के उन अधिकारों को ये पूर्ण रूप से नहीं दे पाए। हम ये कह सकते हैं कि जहां फ्रांस नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, और ना ही डेनमार्क चाहता था, इसके अलावा इनकी खुद की कमियां, चाहे मजदूर वर्ग का सहयोग न मिलना हो या महिलाओं का इनको सहयोग न मिलना हो, वो भी कहीं ना कहीं कारण रहा जो
सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा राजा को संसद के अधीन लाने का जो प्रयास था वो असफल हो जाता है। ये तो असफल हो जाता है, उसके कारण जो मैंने आपकी चर्चा कर ही दिए कि मजदूर किसान जो निम्न वर्ग था उसने सहयोग नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों ने उनकी मांग को नहीं उठाया। इसके अलावा चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर जगह महिलाओं ने सक्रियता दिखाई, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आई, वोट का अधिकार देने की बात आई या राजनीतिक रूप से भाग लेने की बात आई, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने पाँव पीछे कर लिए, उनको वो अधिकार नहीं दे पाए। और जैसा कि आपकी बुक के अंदर बिल्कुल फोटो के द्वारा समझाया गया, एक पिक्चर दी गई है कि किस तरह से महिलाओं को जो चर्च है उसके अंदर लेफ्ट रो के अंदर ऊपर वाले दीर्घा के अंदर बैठाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं महिलाओं को केवल दर्शक बनाकर ही वहाँ पर शामिल किया गया था, एज ए वोटर या राजनीतिक अधिकार देने की वजह से वहाँ पर बुलाया नहीं गया था। इस वजह से महिलाओं ने और किसान वर्ग ने कहीं ना कहीं इनका सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके द्वारा किया गया प्रयास असफल हो जाता है। लेकिन वो तो असफल हो जाता है, इनके द्वारा राजा को संसद के अधीन लाया जाना तो कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक पॉजिटिव वे भी निकालते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज जरूर कन्वे कर जाते हैं राजाओं के लिए, उनको अपने अंदर सुधार करने के लिए। जो यूरोप था, जो फ्रांस था या जो क्षेत्र थे, वो कहीं ना कहीं अब भी 3 वर्गों के अंदर विभाजित थे। जैसा यहाँ पर ये लोग, चाहे वो मजदूर किसानों का हो, उसको भी दबा दिया जाता है, और यहाँ पर मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया प्रयास ये भी कहीं ना कहीं सेना की सहायता से दबा दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली या मध्यम वर्ग की जो आवाज़ थी उसको दबा दिया गया। लेकिन यहाँ से राजाओं को एक बात ज़रूर समझ में आ गई कि अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। होता ना कई बार कि हम किसी के साथ मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच है, कबड्डी मैच है, फुटबॉल मैच है, हम उस टीम से जीत तो जाते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हार का एहसास नज़र आता है कि अगर दोबारा हमारा इसके साथ मैच हुआ, जो हमारी कमियां इस मैच के दौरान नज़र आई, अगर यही कमियां हमारी दोबारा आई तो हम हार सकते हैं। हमारे अंदर एक डर है कि अगर हमने हमारी कमियों को दूर नहीं किया, हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं किए, तो दोबारा इनके साथ मैच हुआ तो हम हार जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर हुई। राजाओं ने इनके विद्रोह की, इनकी भावनाओं को दबा तो दिया, लेकिन इनके दिमाग में एक बात जरूर बैठ गई कि अगर दोबारा से इस तरह से लोगों ने संगठन बनाकर या इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने पैदा कर दी तो हम क्या होंगे, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी हमारे अंदर बदलाव करना होगा, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा, और उसका प्रयास आपके सामने यहाँ पर नजर आएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा जो किया गया प्रयास था राजा को संसद के अधीन लाने का, वो तो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा जो परिवर्तन कर पाए वो ये थे कि 1848 के जितने विद्रोह हुए 1830 से 1848 के दौरान, मजदूर किसान का हो या मध्यम वर्ग का हो, उनको दबा दे दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था में सुधार जरूर कर गए। कैसे? यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि रूढ़िवादियों की जीत तो हो गई, ये रूढ़िवादी जीत तो गए, ये राजा को संसद के अधीन नहीं चाहते थे, वहाँ पर इनकी जीत तो हो गई, लेकिन ये क्या नहीं कर पाए, ये दोबारा से वही शासन व्यवस्था नहीं लागू कर पाए जो ये चाहते थे। क्यों? क्योंकि राजाओं को अब समझ में आ चुका था कि अब हमें निरंकुशता को छोड़ना होगा, लोगों को अपने साथ जोड़कर चलना होगा, नहीं तो इस तरह से विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या किया, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन होने के बाद 1848 में जो राजाओं ने अपने अंदर सुधार किया, राजाओं के अंदर जो परिवर्तन आए वो यही है कि इन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, और राजा के द्वारा मध्यम व पूर्वी यूरोप के में राजाओं ने निरंकुशता को कम कर दिया। जो 1848 के बाद जो यूरोप था, मध्य व पूर्वी यूरोप, उसके अंदर जो राजाओं की निरंकुशता थी उसको उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया और उनका सोल्यूशन भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो क्षेत्र हैम्सबर्ग के अंदर आते थे या रूस के अंदर जो क्षेत्र आते थे, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर ही भूदासता और बंधुआ मजदूरी फैली हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों ने तो उसको समाप्त कर दिया। जो हैम्सबर्ग साम्राज्य के अंदर आते थे या रूसी क्षेत्र के अंदर जो आते थे, उन्होंने बंधुआ मजदूरी और भूदासता को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक जो प्रयास किया था उसका परिणाम ये निकल कर आया था। हैम्सबर्ग ने जो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर जो भी शासन प्रणाली थी, वहाँ पर भी लोगों को स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता प्रदान की गई, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी गई उन लोगों को भी। और यहाँ से एक भावना निकल कर आई, जिस तरह से निम्न वर्ग की आवाज़ को मध्यम वर्ग के द्वारा नहीं उठाया गया, महिलाओं को अपने अधिकार नहीं दिए गए, तो महिलाओं के लिए यहाँ से एक नई आवाज़ निकल कर आई जो आई नारीवाद। नारीवाद का मतलब पुरुष और स्त्री के मध्य जिस तरह से भेदभाव किया जाता था वह अब वो सहन नहीं होगा, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक रूप से हो। ये होता है हर बार। आप भारत का राष्ट्रवाद देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। आप यूरोप के अंदर देखिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसा नहीं है, महिलाएं
पुरुषों से कहीं ना कहीं आगे निकल रही हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो इस तरह से यहाँ एक आवाज़ निकली, एक नई भावना का उदय हुआ जो नारीवाद कहलाई, और नारी ने अपने हकों के लिए यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर सेंट पॉल नामक चर्च के अंदर जिस तरह से लोगों ने, मध्यम वर्ग ने इकट्ठा होकर राजा को संसद के अधीन लाने का जो प्रयास किया था वो असफल हो जाता है। वो तो असफल हो जाता है संसद के अधीन राजा को लाने का, लेकिन इसके अलावा राजाओं के पास एक अलग ही मैसेज कन्वे कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि नई वेव यहाँ से निकल कर आती है और राजाओं के लिए कि अब राजा अपने अंदर सुधार करेंगे। यहाँ मजदूर किसान ने विद्रोह किया, मध्यम वर्ग ने प्रयास किया, अब राजा भी अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा जर्मनी का एकीकरण। क्योंकि जो पर्सा के राजकुमार है काइजर विलियम प्रथम, वो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचेंगे कि अब हमें सुधार करना होगा, और उसका परिणाम होगा अब हमें जर्मनी का एकीकरण करना होगा। क्योंकि जो जर्मनी है वो 300 से अधिक छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटा हुआ था, जिसमें से नेपोलियन द्वारा भी कुछ 39 राज्यों का तो महासंघ बनाया गया था। तो वो सारे जो विलियम काइजर प्रथम है, पर्सा के राजा है, वो उसके मुख्यमंत्री होते हैं, मेन मंत्री होते हैं ओटोमन बिस्मार्क। उसको सारी इस चीज़ की जिम्मेदारी देता है कि अब आपको जर्मनी का एकीकरण करना, जर्मन के लोगों को इकट्ठा करना है। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा जर्मनी एकीकरण बिल्कुल आसान तरीके से। एक जो मेरी वीडियो आई है वो पहली वीडियो मेरी आई है, राष्ट्रवाद क्या होता है। आप राष्ट्रवाद को समझिए, पूरी एसएस को पढ़ लीजिए, जहाँ पर भी देखेंगे आप राष्ट्रवाद शब्द आपके सामने आएगा। अगर आपने राष्ट्रवाद को नहीं समझा तो फिर लेसन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहली वीडियो मेरी आती है राष्ट्रवाद के ऊपर, वो जाकर ज़रूर देखिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो मेरा आता है, पार्ट 1 जो है 1789 से 1815 किस तरह से फ्रांस के अंदर घटनाएं होती हैं, और सेकंड पार्ट आता है 1815 से 1848 किस तरह से फ्रांस की घटनाओं का पूरे यूरोप के अंदर असर पड़ता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था एक सीरीज़ में आएंगी चीज़ें, आपको दिमाग में एक तस्वीर बनाने का प्रयास होगा जो मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद क्या, ये चीज़ मुझे नज़र आई है जिस तरह से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, और 1 वीक के अंदर 200 क्रॉस मेरे सब्सक्राइबर गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें वहाँ से मोटिवेशन दीजिए। और हमारा काम है हमारे पास जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करना। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, और जब दोनों का संगम अच्छा होगा तो हमेशा उसके परिणाम अच्छे ही आते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।